बस बस, सारी सफाई हो गई है, बाहर और झाड़ू लगा देती हूँ। अरे नैना, तू क्या कर रही है? सफाई करने को कहा था, उसके लिए तू गाने लगाने लग गई और अब खाना भी नहीं बना है अभी तक। अरे क्या है तुझे, पता है ना, मैं जब कोई भी काम करती हूँ तो बैकग्राउंड में गाने चलने चाहिए। अब गाना ही नहीं मिल रहा कोई। ऐसे तो तू कोई भी काम नहीं करेगी। मुझसे बकवास मत कर ब्लैक बकरी, जा काम कर, माँ आती ही होगी। आई नहीं होगी, आ चुकी हूँ। क्या कर रहे हो तुम दोनों? अभी तक काम नहीं समेटा। अरे माँ आप आ गई, आशीर्वाद तो दीजिए। दोनों बेटी उसके पैर छूती हैं और आशीर्वाद लेती हैं। जुग जुग जियो मेरी बेटी, और खूब फलो फूलो। चलो मैं थोड़ा कपड़े बदल कर आ जाऊं, नहीं तो मुझे सर्दी लग जाएगी। ठीक है माँ। फिर कुंती कपड़े बदलने चली जाती है। इतने में सर पर छठ पूजा का टोकरा लिए इन दोनों का पिता महेश आ जाता है। अरे बाप रे, ये टोकरा तो बड़ा भारी है। नैना बिटिया जरा लेना, और हाँ, ये प्रसाद बाहर बांट देना। ओहो, ऐसे काम आप बड़ी बहन से करवाया करिए। देखिए कितना मिट्टी का टोकरा हो रहा है। अगर मेरे हाथ पर मिट्टी लग गई तो इसकी तरह काली हो जाऊंगी मैं। चुप कर बदमाश, अपनी बड़ी बहन के लिए कोई ऐसे बोलता है क्या? वैसे तुम दोनों का रिश्ता आया है। क्या सच में पिताजी? अच्छा तो मेरा ससुराल अमीर तो है ना, पैसे वैसे हैं उन पर या नहीं? चुप कर पागल, तू हमेशा पैसों की ही बात करती रहती है। हाँ, तेरे ससुराल वाले बहुत पैसे वाले हैं, पर ऐश्वर्या बेटी, तेरा ससुराल थोड़ा गरीब है। तू रह लेगी ना? कोई बात नहीं पिताजी, रिश्तों में बस प्यार होना चाहिए। मेरा पति बस मेरा ख्याल रखे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जुग जुग जियो मेरी बेटी। इसका मतलब मेरे ससुराल वाले अमीर हैं, तो वहाँ पर वॉशिंग मशीन, बड़े बड़े कमरे, मिक्सी। वाओ, अब मुझे अपने गरीब घर की तरह नहीं रहना पड़ेगा वहाँ पर। लेकिन ऐश्वर्या बहन तो गरीब में ही दिन काटेगी और इतनी महंगी साड़ी भी नहीं पहन पाएगी। बहन, भगवान जी मुझे जो भी जैसा भी देंगे मैं वैसे ही रह लूंगी। अगले महीने में गौरी बहन की शादी अमीर ससुराल में ध्रुव के साथ हो जाती है और काली बहन की शादी गरीब ससुराल में सचिन के साथ हो जाती है। दोनों अपने ससुराल में बहुत खुशी से रह रही थी, पर एक दिन अचानक से ऐश्वर्या के पति सचिन का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से वो पैरालाइज हो जाता है। ये सुनकर ऐश्वर्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप झूठ बोल रहे हो। आप ऐसा मत कहिए। मेरे पति को ठीक कर दीजिए, उन्हें कुछ नहीं हुआ। बोलिए ना आप तो किसी को भी ठीक कर सकते हैं, तो मेरे पति को भी कर दीजिए। उन्हें लकवा नहीं मार सकता। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक्सीडेंट की वजह से उनके हाथ पैरों की नसें ब्लॉक हो गई हैं। हो सकता है धीरे धीरे वो खुल जाए और आपके पति ठीक हो जाए। अभी रेस्ट लीजिए, लेकिन बाद में एक्सरसाइज करवाइएगा। ये लीजिए दवाई का पर्चा। हे भगवान, मैं इतनी महंगी दवाई कहाँ से लेकर आऊंगी? मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? कुछ दिन गुजरते हैं। धीरे धीरे ऐश्वर्या के घर के खर्चे के पैसे भी खत्म हो चुके थे और वो अपने पति से कहती है, अजी ये सूप जल्दी से पी लीजिए, फिर मुझे बाहर भी जाना है काम की तलाश में। मुझे माफ कर दो ऐश्वर्या, मेरी वजह से तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। मेरी हालत ऐसी हो गई है कि मेरा खुद से पानी पीना भी दुश्वार हो गया है। भगवान ने ऐसी सजा क्यों दी मुझे? कैसा पति हूँ मैं? पैसे कमाने के लिए तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं है जी, ये तो मेरा पत्नी धर्म है जो मुझे निभाना ही चाहिए। आपने भी तो कितना कुछ किया है मेरे लिए। सचिन को खाना खिलाने के बाद ऐश्वर्या काम की तलाश में चली जाती है, जहाँ उसे कोई भी काम नहीं मिलता। ऐसे ही उसकी नजर बाजार में पड़ती है, जहाँ छठ पूजा की रौनक लगी थी। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि अगले हफ्ते ही छठ पूजा है। क्यों ना मैं बांस की टोकरियां ही बनाकर बेच लूं। कुछ तो पैसे आएंगे, जिससे मैं पूजा का सामान भी ले आऊंगी, छठ पूजा का व्रत भी कर लूंगी। ऐसा कहकर ऐश्वर्या जंगल की ओर बांस इकट्ठे करने चली जाती है और अगले दिन से बांस की टोकरियां बना बना कर बाजार में बेचने लगती है। टोकरी ले लो टोकरी, बांस की अलग अलग छोटी बड़ी टोकरियां, डालियां ले लो। सुनिए, ये बड़ा वाला डलिया और टोकरी कितने की है? बस बहन जी 150 के दोनों, 100 का एक। अच्छा तो दोनों दे दो। इस तरह ऐश्वर्या अपने हाथ की बनाई हुई टोकरी बेचती है। जहाँ एक तरफ ऐश्वर्या छठ मनाने के लिए अपने घर को मिट्टी और गोबर से लीप देती है, गरीबी में कुछ न कुछ जुगाड़ करके घर की सफाई करके वहाँ रौनक ले आती है, वहीं दूसरी ओर नैना ब्यूटी पार्लर जाकर तैयार होती है, नेल पेंट लगाती है, महंगी महंगी शॉपिंग करती है और छठ से पहले वो छठ का सामान लेने बाजार पहुँचती है तो उसकी नजर अपनी बहन पर पड़ती है। ओ लाला, ये मैं क्या देख रही हूँ? ऐश्वर्या,
तूने अपनी कितनी गरीब वाली हालत बना रखी है। तेरी हालत बिल्कुल लप्पू जैसी हो चुकी है, धूप में बैठ बैठ कर, और काली हो गई है तू। तू तो कह रही थी कि मेरा पति मुझे जैसे भी रखेगा मैं उसके साथ खुश रहूंगी, तो ऐसे रख रही है तुझे मेरे सो कॉल्ड जीजू जी। ऐसी कोई बात नहीं है, पर घर के हालात कुछ ऐसे हैं कि मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ रहा है, और छठ भी तो आ रहा है। अच्छा, अभी मैं छठ पूजा की शॉपिंग करके ही आ रही हूँ, बस थोड़ा सामान और लेना है। ये देख, अपने लिए बनारसी और कढ़ाई दोनों साड़ी लेकर आई हूँ, जो मन करेगा वही पहन लूंगी। और ये देख, कल्याण ज्वेलर का महंगा सा सेट। तूने तो कभी इतना महंगा महंगा देखा ही नहीं होगा सामान। जब नसीब में नहीं है तो क्या देखना, तू मुझसे सामान ले ले। अरे नहीं नहीं, तेरी टोकरियां तो बड़ी लो क्वालिटी की हैं, अजीब सी और इतनी सुंदर भी नहीं है। वहाँ सामने देख कितनी बढ़िया बढ़िया टोकरी हैं, मैं तो वहीं से लेने जा रही हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। अरे अरे ड्राइवर, मेरे हाथ में बहुत सामान है, जरा इसे उठा कर रख लो। फिर उसका ड्राइवर सारे तोहफे उसकी कार में रख देता है और जानबूझकर नैना अपनी बहन के सामने दूसरी दुकान से महंगा छठ पूजा का सामान, टोकरी वगैरह खरीद कर चली जाती है। हे छठी मैया, मैं अपनी छठ पूजा का व्रत कैसे पूरा करूंगी? मेरे पास तो कोई सामान भी नहीं है। अब आप ही मेरी मदद कीजिए, मेरे पति को जल्दी से ठीक कर दीजिए बस। फिर 2-3 दिन में उसकी टोकरी की अच्छे से बिक्री हो जाती है, जिससे उसे थोड़े पैसे मिल जाते हैं। वो लंबा सिंदूर लगाकर पूजा का और अपने श्रृंगार का सामान लेकर नियम से छठ पूजा की 2 दिन की विधि नहाकर और खाकर और खरना पूरी करती है। फिर शाम को दोनों बहनें छठ पूजा के घाट पर पहुंचती हैं, जहां नैना ऐश्वर्या को कहती है, ओह मेरी काली कलूटी बहन, ये वीआईपी घाट है, तो दूसरी तरफ जाना। ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? छठ पूजा का घाट सबके लिए बराबर होता है। फिर दोनों बहनें सूर्य को अर्घ्य देकर चली जाती हैं। उफ, कितनी ठंड हो रही है, कल सुबह जल्दी आना है, थोड़े मोटे कपड़े पहन के या शॉल ले लूंगी। सूर्योदय होने के टाइम काली बहू 1 घंटे पहले ही वहां पहुंच जाती है और सूर्योदय होते ही जल अर्पण कर देती है। वहीं 4-5 बजे नैना आती है तो सूर्य को अर्घ्य देती है। हे छठी मैया, मैंने बहुत श्रद्धा से आपका व्रत रखा है, नियम का पालन किया। अगर मुझसे जाने अनजाने कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ करना और मेरी मन्नत को पूरा करना। मेरे पति को आप बिल्कुल ठीक कर दीजिए। उसका व्रत संपूर्ण होते ही छठी माता स्वयं अपने दर्शन देती हैं। आसपास की चीजें थम जाती हैं। ये सब होता हुआ नैना भी देखती है। पुत्री, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने गरीबी में भी अपने संघर्ष के साथ छठ पूजा का व्रत किया, इसीलिए मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारा पति दीर्घायु और स्वस्थ जीवन जिए और तुम्हें धन की कभी कमी न हो। और नैना, तुमने जो अपनी बहन के साथ बर्ताव किया है उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं इन महंगे सामान से प्रसन्न होंगी? अगर इस बार तुमने अपनी गलती को नहीं सुधारा तो इसका जवाब मैं स्वयं तुम्हें दूंगी। तुम देखती जाना। इसीलिए अपने ये पैसों का घमंड छोड़ दो। मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वही तुम्हें बिगाड़ भी सकता है। नहीं छठी माता, क्षमा कीजिए। ये कहते ही छठी माता उसी तालाब में चली जाती हैं। इतने में नैना के पास उसके पति के एक्सीडेंट की खबर आती है। ये सुनकर नैना ऐश्वर्या से माफी मांगती है। ये क्या हो गया ऐश्वर्या, मैंने तेरे साथ बुरा किया है, उसके लिए मुझे माफ कर दे। मुझे अपने किए की सजा मिल गई है। छठी मैया मुझसे नाराज हो गई है। मैं पूरी विधि के साथ अगले साल उनकी पूजा करूंगी, तो मुझे सब बताएगी ना? हाँ, मैं तुझे सब बताऊंगी, लेकिन अभी छठी मैया ने तुम्हें एक मौका दिया है। पहले जीजू के पास चलते हैं, अभी उनको देखते हैं। इस तरह नैना को अपनी गलती का एहसास होता है। दोनों बहनें ध्रुव के पास हॉस्पिटल पहुंचती हैं, जहां वो खतरे से बाहर होता है। फिर ऐश्वर्या घर जाकर अपने पति को बिल्कुल सही सलामत पाती है। हे छठी मैया, जैसे आपने मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दिया, ऐसे ही कृपा अपनी सब पर बनाए रखना। जय हो छठी मैया की।